हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और बारी है वॉइस की, जिसके 8वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिर से 12 नए सवाल और 30 सेकंड की समय सीमा। आप इसे बनाइए अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए। उम्मीद करते हैं कि पिछले 7 सेशंस को बना करके आपने इतनी समझ तो हासिल कर ली होगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कितने कम समय में और कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। अभी भी अगर किसी को परेशानी है और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब के लिए मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट नरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए और वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अलग अलग रेडी कर दिया गया है, जिसमें अब तक अपलोड किए गए सारे वीडियोस मौजूद हैं। नरेशन वाले प्लेलिस्ट में नरेशन का और वॉइस वाले में वॉइस का। तो आप इस सेशन को देखने के बाद उन सब सेशन को भी बारी बारी से अपनी सुविधा के अनुसार बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि उससे एक तो अभ्यास हो जाएगा, दूसरा यह समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जिस आधार पर हम वॉइस या नरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कम से कम समय में सही और सटीक बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर फिर से सेशन की शुरुआत करेंगे। 12 नए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं, तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए सवाल लाए गए हैं और आप इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप कोशिश ये करेंगे कि बिना धैर्य गंवाए हुए, मतलब है शांति से 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर, अब ये नहीं कि समय सीमा के अंदर बनाने में आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत कर दें तो वो भी एक गड़बड़ी ही होगी। और ये अभ्यास का सत्र यही सिखाने के लिए लाया जाता है कि आप टाइम के प्रेशर के साथ साथ अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको कैसे सही और सटीक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो लेसन है इसमें, और सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि आपको धैर्य रखना है, फोकस्ड रहना है और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। अगर आंसर सही भी हो गलत भी हो, दोनों परिस्थिति में एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टाइमर है आ गया। चलिए, स्वागत है आप सबका। सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत आसान है सवाल, आप इसको आसानी से बना चुके होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए यहां पर शुड लगा हुआ है, शुड अवॉइड, तो क्या होना चाहिए? शुड बी अवॉइडेड, है ना, क्योंकि वी जो मॉडल वर्ब है इसके साथ जो प्लस V1 होता है, जो कि आप लोग लिखते हैं, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है मॉडल वर्ब के साथ। मॉडल वर्ब प्लस बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए मॉडल वर्ब मेरा शुड है, इसमें नहीं है ना। अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। यहां पर देखिए मस्ट है, यहां पर है कैन और यहां पर अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न आउट टू बी अवॉइडेड। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को इसमें और इसमें अंतर समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों ने इसको देख करके इसको भी, लेकिन ये गलत है। सही है मेरा आंसर सी, बी भी गलत है और डी भी गलत है। देखिए एक होता है ना कि ये जब हम कहते हैं शुड, तो ये है कि जो हमारी जिम्मेदारी इस धरती पर उत्पन्न होती है किसी पद के बदलाव की वजह से, किसी जरूरत की वजह से या कहीं पर आवश्यकतावश। लेकिन ये जो ऑट टू है, अब मुझे माँ बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये जन्मजात होता है। ये थोड़ा सा ना इससे जो है बेटर एक्सप्रेशन वाला है। हम जब मॉडल में आएंगे तब उस पर बात करेंगे। तो साधारण तौर पर अगर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी है जो कि परिस्थितिवश और समयवश पनपी है,
तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और मैंने कहा कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो परिस्थितिवश नहीं है, वो जन्मजात है, वो करना ही चाहिए और वो हमारी जो है ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में हम जो है ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे सटीक जो मेरा सी है, और इसीलिए इसका जो है आंसर वो सी होगा और ए नहीं होगा। बाकी मस्ट यहां पर होना और जो बी नंबर में कैन होना, तो वो एलिमिनेट हो गया। बहुत क्लोज था ए और सी वाला, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका सी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? गगन नारंग एंड विजय वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स। और सबसे पहले क्या है यहां पर? V2। तो V2 के लिए क्या होता है आपको पता है कि V2 के लिए होता है वॉज वर्ड और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये सबको पता है। अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए वहां पर। यहां पर है कि मेडल यहां पर सीधे सीधे वैसे रख दिया है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां हैड बिन लिखा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसमें देखिए हैव बिन लिखा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर जो है वो है सी। और वर इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर मेडल्स लिखा हुआ है। तो मेरा जो आंसर है वो हो गया सी। बहुत ही आसान है और आपको विश्वास नहीं होगा, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो CHSL, MTS, CGL, ये वहीं से लिए गए क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है और वॉइस नरेशन में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, इतनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो भरोसा कीजिए कि अब आप भी MCQs बना सकते हैं। अभ्यास करते रहेंगे साथ साथ तो और बेहतर कर पाएंगे और बहुत कम समय में कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ सो मच इजियर। तो यहां पर लाइफ है, जब इसके साथ आएगा तो हैज आएगा और इसके साथ आएगा बिन, क्योंकि यहां पर है मेड, है ना? क्या है यहां पर? मेड है। तो ये जब भी आएगा तो हैज बिन आएगा, क्योंकि लाइफ को हम शुरू में ले जाएंगे। तो यहां देखिए कि हैड बिन लगाया है, ये मेरा आंसर नहीं है। इज बीइंग लगाया है, ये तो भाई संदर्भ से ही बाहर चला गया है। ये हैज बिन यहां दिख रहा है और यहां पर वॉज मेड लगाया है, तो इसलिए मेरा जो आंसर है वो हो गया आपका सी। बहुत ही आसानी से आप तीनों क्वेश्चन अभी तक बना चुके हैं, आप सबका भी गलत नहीं होगा। मुझे लिख करके बताइएगा कि पहले वाले में आपने क्या किया, पहला मारा या सी, यानी ए या सी आंसर कौन सा था? मुझे लिख करके बताइएगा। क्या आपको ought to और should में डिफरेंस पता है, या आप उसको पहले यही समझते थे कि दोनों सेम ही है, एक दूसरे के बदले इस्तेमाल हो सकता है? अगर ये कंफ्यूजन था तो वो बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। इसमें थोड़ी सी बात है जो शायद आप समझें तो बेहतर है। ये जो ओवरकास्ट यहां पर लिखा हुआ है, आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि हैव के बाद ओवरकास्टेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए कास्ट, टेलीकास्ट, ठीक है, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके तीनों फॉर्म V1, V2, V3 सभी सेम होते हैं। तो यहां पर जो लगा हुआ है वो ठीक है इसके साथ। तो आगे मेरा द स्काई जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? हैज बिन होना चाहिए, है ना? अब देखिए यहां पर तो मुझे हैज बिन दिख रहा है, यहां V1 लगा दिया जो कि ऐसे भी गलत है स्ट्रक्चर के हिसाब से।
इज वाला है, नहीं होना चाहिए, इज बीइंग नहीं होना चाहिए। एक यहां पर दिख रहा है द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स, तो इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ए। ध्यान रखिएगा कास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो एग्जामिनेशन में जानबूझ करके सवाल में आपको देगा, और यहां तो ईडी वाला नहीं है, कई कई जगह पर ईडी लगा करके देता है और बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जैसे कट है तो तीनों सेक्शन में कट ही रहेगा, V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं और ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे और आपने सही आंसर लगाया होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। बहुत ही आसान है, आप एलिमिनेट करेंगे तो सीधे सीधे आंसर कर लेंगे। फिर से यहां शुड लगा हुआ है तो शुड भी होना चाहिए, है ना, शुड नॉट बी गिवन। यहां पर इज नॉट है, यहां पर कैन नॉट है, यहां पर मे नॉट है, और यहां पर दिख रहा है मुझे कि शुड नॉट है, तो इसीलिए जिसका आंसर है वो है डी। और मुझे नहीं लगता है कि इस सेट में आपको कोई परेशानी होने वाली है। बहुत ही सवाल आसान है। आप अपने अंक जरूर लिखिएगा कि क्या 12 आउट ऑफ 12 आया या नहीं आया, 30 सेकंड के अंदर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यही बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपने पीछे जो 7 सेट बनाए उसमें आपने कितना सीखा। अगर प्रोग्रेस ना हो रहा हो किसी काम को करके, तो वैसे काम में खुद को फंसाने से कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा से अपने बच्चों को कहता हूं कि अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि मजा आए, और अगर नहीं आ रहा है तो जिस काम में मजा आ रहा है वो अगर सामाजिक मानदंड पर सही है तो उसी में प्रयास करो, वहीं पर नाम कर जाओगे। जरूरी तो नहीं है कि हम वो काम करें जो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो समय बर्बाद करने से क्या फायदा। और अगर आप कर रहे हैं तो मैंने हमेशा से कहा है कि करो ऐसे कि टॉप 10 में जरूर रहो, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, या किसी भी क्षेत्र में किसी काम को करने में कोई फायदा नहीं है। तो मुझे बताइएगा जरूर कि कितनी कठिनाई हो रही है या आप आसानी से बना ले पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां पर एक छोटी सी जानकारी है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर फ्रेजल वर्ब आता है, जैसे कि आई लुक आफ्टर यू, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये जो आफ्टर लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, यू आर लुक्ड आफ्टर बाय मी, है ना, यू आर लुक्ड आफ्टर बाय मी, ये होना चाहिए। तो जहां पर लाफ्ट के साथ एट नहीं लगा हुआ है ये मेरा गलत है, यहां पर भी नहीं लगा हुआ है ये मेरा गलत है। अब यहां पर लाफ्ट एट लगा हुआ है, यहां पर भी लाफ्ट एट लगा हुआ है, तो हम यहां पर अब देखेंगे वर्ब, ये है V2, होना चाहिए was, और यहां बीइंग लगा दिया है तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो भी आपका है डी। बिल्कुल सही है कि द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, है ना, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए कह रहा है कि द स्कीम परमिट्स, हमको यहीं से देख लेना है कि भैया यहां पर क्या है, V5 है तो इसका क्या होना चाहिए, इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये मेरा फिक्स है कि यही आएगा।
अब देखिए यहां पर मे लगा हुआ है तो ये मेरा यहां से गलत हो गया, नहीं होगा ये मेरा आंसर। यहां पर हैव बीन लगा हुआ है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें आर परमिटेड लगा हुआ है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब यहां पे वर परमिटेड लगा हुआ है, ये भी नहीं है, तो मेरे पास एक स्वतंत्रता है यहां पर कि भाई हम ना भी पढ़े ना तो आंसर मेरा जो है वो सी यहां पर हो गया, क्योंकि भैया एक ए बी और डी तो ऐसे ही निकल गया यहां से। तो अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो यहां जो आंसर है वो सी आ गया। तो सबसे पहले देखिए कि आप एलिमिनेशन मेथड तभी लगा पाएंगे जब आपको वॉइस के कॉन्सेप्ट कि हम वहां पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इसके लिए पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आप रूल वाइज पढ़ रहे हैं तो आप इतना तेज नहीं बना सकते हैं। आप पहले सेंटेंस पहचानेंगे किस दायरे में आता है, इंडेफिनिट है तो इसका ये कन्वर्जन रूल है, परफेक्ट है तो ये कन्वर्जन रूल है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आइए, अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं जो कि अनीसाबाद में है, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका स्वागत है। इस क्लास के बाद आपको दोबारा अंग्रेजी कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। शर्त यहां पर यही है कि आप मेहनत करो। आप खुद सीखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि सबसे पहली शर्त यही है कुछ भी याद करने की और कुछ भी सीखने की कि सबसे पहले आप मानसिक तौर से तैयार हैं या नहीं। और आप ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपने 7वां एपिसोड बनाया है तो आज का ये 8वां एपिसोड तुलनात्मक आधार पर आपके लिए आसान है और आप 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर बना पा रहे हैं। वैसे अगर आपके मन में कोई और परेशानी है तो नीचे लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है और ये जो मेरा सेंटेंस है वो है पैसिव में। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम कैसे पैसिव को पहचानते हैं। तो हम पैसिव को पहचानते हैं कि अगर मेरा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है ना, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल अगर दिया हुआ है तो मेरे कहने का मतलब है कि वो सेंटेंस मेरा पैसिव में है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब ये बी क्या है, तो बी में आपका इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, बी हो सकता है, बिन हो सकता है। तो ये सारा होगा और ये जाकर के पास्ट पार्टिसिपल के साथ जुड़ेगा तो मेरा सेंटेंस पैसिव में होगा। तो एक्टिव क्या होगा इसका एक्टिव होगा हैड कंप्लीटेड। हमने आपको पहले ही बताया है कि हैड कंप्लीटेड का होता है हैड बीन कंप्लीटेड। तो यहां पर कंप्लीट लिखा हुआ है, ये नहीं है मेरा एक्टिव। यहां पर हैड कंप्लीटेड है, ये हो सकता है। इसमें वी कंप्लीटेड है, V2 है, ये मेरा नहीं है। यहां पर लिखा हुआ हैव कंप्लीटेड, ये भी मेरा नहीं है। तो देखिए आसानी से मेरे पास जो है आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है, बी। कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब सवाल ऐसे ही आसानी से बने, कितना भी लंबा दिखे, लेंदी दिखे, पढ़िए, उसमें वो फॉर्म समझिए क्या है और उसका जो पैसिव फॉर्मेट है वो कैसे चेंज करते हैं, डू फॉर्म को बी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये आपके दिमाग में है। एलिमिनेट कर लीजिए, आंसर अमूमन मिल ही जाता है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर क्या है, हैज लॉन्च्ड, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हैज बीन लॉन्च्ड, है ना। पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए यहां पर हैज लॉन्च्ड ऐसे रख दिया, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर भी हैज लॉन्च्ड ऐसे रख दिया है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब यहां पर कह रहा है इज लॉन्च्ड, ये भी मेरा आंसर नहीं है। होना चाहिए मेरा हैज बीन लॉन्च्ड, और यहां पर देखिए हैज बीन लॉन्च्ड है कि अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। और इसीलिए जो मेरे इस सवाल का जवाब है वो है आपका आंसर डी। मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा होगा, सबका सही हो रहा है। मुझे लिख करके अपने अंक जरूर बताइएगा। इन्वॉल्व होइए, जुड़िए मेरे साथ, हम
ये प्रतिबद्ध है कि हम कोशिश करें कि आपकी इंग्लिश कितना बेहतर कर सके। आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, बस मैं इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा और हमेशा से कहूंगा कि रूल रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, भाषाई समझ डेवलप कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि हिंदी को आपने किस भाषा के आधार पर, किसके सहारे पढ़ा। आपने हिंदी को हिंदी में पढ़ लिया, आप मुझे बताइए कि क्या आपको कारक पूरी तरह से याद है? क्या आप हिंदी में काल बता सकते हैं? क्या आप समास बता सकते हैं? क्या आप अलंकार बता सकते हैं? तो जब आप नहीं बता सकते फिर भी आप ठीक ठाक अपनी प्रतिष्ठा लायक हिंदी में बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, आपकी आपका जो व्यक्तिगत प्रभाव है, जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है, तो फिर इंग्लिश में क्यों नहीं? इंग्लिश को बैसाखी के साथ क्यों चलाते हैं? कोशिश कीजिए कि उसमें आपकी भाषाई समझ डेवलप हो। आप इस बात को माने या ना माने, आप इसको करके देखिए, बहुत ही आसानी से और ऐसा सीख जाएंगे कि जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, कभी रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो प्लीज उसको कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। बहुत ही आसान सवाल है। फिर से यहां क्या है? V2, और V2 का क्या होता है? वॉज वर होता है ना, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये आपको पता है। यहां देखिए हैज बीन लगा हुआ है, गलत है। ठीक है, यहां पर भी हैव बीन लगा हुआ है, ये भी गलत है। यहां वॉज बीइंग लगा दिया, ये भी गलत है। तो सही जो आंसर है वो है मेरा डी। बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है और मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत सबसे कम समय वाला रहेगा और आप सबका अधिकांश सही भी होगा। अधिकांश क्या, मुझे लगता है सबका सब सही होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का और समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। बहुत ही आसान सवाल है। विल प्लस V1, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसके साथ लगेगा, विल बी। यहां पर देखिए विल हैव लगाया, अनावश्यक बदलाव, मे लगाया, अनावश्यक बदलाव, विल बी डिमोलिस्ड बाय देम, और यहां पर कह रहा है कि द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग, ये अनावश्यक बदलाव। तो यहां पर आंसर जो हो गया वो हो गया सी। आप देखिए आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही सवाल आता है, विश्वास कीजिए आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सातों सेट किए हैं इससे पहले। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको किसने सक्सेसफुली बनाया, और समय सीमा के अंदर लिख करके मुझे बताइएगा। क्या 30 सेकेंड के अंदर इसको बनाए? देखिए सबसे पहले तो यहां पहचानने वाली बात है कि यहां है V2 और इधर है हैज बीन, तो यहां होना चाहिए हैज प्लस V3, हैज टॉर्न, है ना। तो यहां पर देखिए कि वैसे का वैसा रख दिया, डिस्ट्रॉयड, ये मेरा खत्म हो गया। यहां रखा बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये मेरा खत्म हो गया। ठीक है, और कह रहा है यहां पर हैव बीन, तो यहां पर हैव बीन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये यहां से खत्म हो जाता है। लेकिन हम नीचे देखेंगे क्या बदलाव किया। देखिए वर्ड डिस्ट्रॉयड है, यहां पर है ना। V2 का क्या होगा? वही होता है वॉज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहां पर क्या है कि चूंकि सेवरल आइटम्स है और एनपीएन लगा हुआ है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो मेरा ये आइटम सेवरल आइटम्स जो है ये मेरा सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहां पर वर लगा हुआ है। साथ में देखिए कि ही हैज इवन टॉर्न द कारपेट,
तो हैज प्लस V3 है, हैज और टॉन लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये हर तरह से जो है मीनिंग सही दे रहा है, कन्वर्जन जो नॉर्म्स है उसको सही सही फॉलो किया है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है डी। तो आखिरी सवाल जो इस सेशन का है उसका आंसर है डी। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने इस छोटे से सेशन को एंजॉय किया होगा। सारे के सारे 12 सवाल आपके लिए ना के बराबर कठिनाई वाले रहे होंगे और आपने सब सही किया होगा, साथ में समय सीमा के अंदर। तो आप मुझे लिख करके जरूर बताइए कि आपको कितने अंक मिले, कमेंट में लिखिए, और ये कि क्या आप 30 सेकंड के अंदर अभी सॉल्व कर पाते हैं या अभी भी समय लग जाता है। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखें, पढ़ाई लिखाई में लगे रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।